we had ended up to that is World Wide Web, about how a client access the information from the that is internet. So here is an example. So how the steps goes, कैसे जाता है कि वेबसाइट अगर ब्राउज करना है, एक डेटा को अगर रिट्रीव करना है पेज को, तो किसी सिस्टम से, रिमोट सिस्टम से अगर पेज को रिट्रीव करना है तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो पहला स्टेप है कि यूज़र जो है उस पेज को पहले एंट्री करना है उसको। दैट इज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एन एग्जांपल हियर, दिस इज a client and it is trying to access a website that is forest department purnia.org, fdpurnia.org। और मान लेते हैं कि उस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है, जो वेब पेज का आईपी जिस सिस्टम पे वो वेब पेज है उसका आईपी एड्रेस 172.120.3.7 है। तो वो उस वेबसाइट का एड्रेस वो एंट्री करता है। तो ब्राउजर पार्सेस द यूआरएल टू ऑब्टेन द डीएनएस। तो इसमें से जो यूआरएल है, दैट इज यूआरएल में से जो डीएनएस पार्ट है, कौन सा डीएनएस पार्ट है, ये fdpurnia.org, यही इसका डीएनएस है। ये पार्ट, इस पार्ट को वो ब्राउजर पास करता है और बेस्ड ऑन दैट दैट इज डीएनएस, इट कंसल्ट्स इस लोकल डीएनएस और द डीएनएस सर्वर द रिमोट साइट। जो जिस तरह से डीएनएस क्वेरी प्रोसेस होता है, तो वो लोकल या रिमोट साइट से उस डीएनएस से मैप्ड किया हुआ जो आईपी एड्रेस है उसको वो ऑब्टेन करता है। देन द ब्राउजर कंसल्ट्स द डीएनएस सर्विस फॉर आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। डीएनएस सर्विस से उस आईपी एड्रेस को निकाला। एक बार अगर आईपी आ जाता है, देन द service is reachable, that is the system is reachable, the DNS returns the IP address of fdpurnia.org। जैसे ही उसको आईपी मिला तो ब्राउजर ओपन्स अप ए टीसीपी कनेक्शन विद द, तो वो एक टीसीपी कनेक्शन जो है उस रिमोट सिस्टम के साथ एस्टैब्लिश करता है। हम लोग वी नो दैट टीसीपी कनेक्शन कैसे होता है। एक्टिव ओपन से एस्टैब्लिशमेंट होता है। एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट से कोई भी एप्लीकेशन लेयर जो है टीसीपी को ओपन करता है विथ रिमोट होस्ट एट पोर्ट नंबर 80। तो सर्वर के पोर्ट नंबर 80 पे वो टीसीपी कनेक्शन का रिक्वेस्ट को डालता है विथ एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज, एक मैसेज वो डालता है। तो एचटीटीपी जो है, जो प्रोटोकॉल हम लोग देखेंगे एचटीटीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। इट ओपन्स अप ए टीसीपी पोर्ट विथ पोर्ट नंबर 80 एट द सर्वर साइड, जस्ट बिकॉज कि उसका आईपी एड्रेस अब पिंग हो सकता है। now the our client or the browser side is knowing that which system is the file residing, किस सिस्टम पे फाइल रिजाइड कर रहा है। सर्वर एक्सेप्ट, जैसे ही मैसेज सर्वर के पास पहुंचता है, सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन, रिसीव द रिक्वेस्ट। उस टीसीपी कनेक्शन टू थ्री वे हैंडशेकिंग या फिर जो भी टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का जो मेथड है उसके जरिए कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। देन इट accepts the connection and receives the request, और HTTP रिक्वेस्ट को वो रिसीव करता है। सर्वर गेट द पाथ टू द पेज, और सर्वर जो अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो जहाँ पे भी उस पेज को डायरेक्टरी, जो सब डायरेक्टरी में जहाँ पे वो पेज रखा हुआ है, वहाँ से उस पेज को वो रिट्रीव करता है नाम से। दैट इज उस पेज का नाम अगर है index.html, तो उस index.html फाइल को वो वहाँ से रिट्रीव करता है। रिट्रीव करके उसको अपने कैशे से, या तो कैशे से रिट्रीव करेगा या फिर अपने डिस्क कैशे में नहीं है, अगर हाल फिलहाल में कोई भी उस सर्वर से उस फाइल को एक्सेस नहीं किया है तो सर्वर कैशे में नहीं होगा। इन दैट केस इट विल गो फॉर द डिस्क। डिस्क से उस फाइल को रिट्रीव करेगा एंड सेंड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल टू द क्लाइंट, और उस फाइल के पूरे कंटेंट को क्लाइंट के पास भेज देगा। और भेजने के बाद सर्वर जो है क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट भेज देगा कि रिलीज द कनेक्शन। हो सकता है कि क्लाइंट कनेक्शन टीसीपी कनेक्शन, क्योंकि सर्वर का भी लिमिटेशन है वो कितने टीसीपी कनेक्शंस को मेंटेन करेगा, तो वो अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन रख देता है कि यू कैन रिलीज द दैट इज कनेक्शन, आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट फिर से एक उसी फाइल को या फिर उस पेज को जैसे ही वो मिला रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स उसको जैसे मिला, उस फाइल से हो सकता है वो किसी लिंक पे क्लिक करके फिर से एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करे। देन द सर्वर विल कंटिन्यू विद दैट कनेक्शन। सो वो अपने तरफ से कंप्लीट करके क्लाइंट के ऊपर छोड़ देता है कि यू कैन रिलीज द कनेक्शन। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, और बेटर टू से द यूजर, कि वेदर वो उस कनेक्शंस जो रिसीव्ड फाइल है उससे वो आगे और फर्दर कंप्यूटेशन करेगा या नहीं करेगा, आगे कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा, या फिर सिंपली वो फाइल पाने के बाद
वो कनेक्शन को डिलीट कर देगा, पेज को क्लोज कर देगा। इन दिस वे द होल सिस्टम एस्टेब्लिश। और इस दौरान ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक लिंक पे क्लिक करे, वो हो सकता है कि उस फाइल उस सर्वर पे एक ऐसा कोई लिंक हो जो कि ऐसा एक लिंक है जिस लिंक से हम उस साइट पे कितना विजिटर्स हैं वो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल google.analytics.com, वो भी हम रख सकते हैं जिसके ज़रिए हम उससे मैप किया हुआ। दूसरा हो सकता है कि उसमें ऐसा कोई लिंक हो जो किसी दूसरे सिस्टम से लिंक्ड हो, दैट इज़ youtube.com से लिंक्ड हो। उस हाइपरलिंक पे वो यूज़र क्लिक करता है और यूट्यूब के सर्वर में जाता है। वहाँ पे यूट्यूब का एक प्लेयर होता है जो उस फाइल को प्ले करेगा। एक फाइल होता है जो उस किसी प्लेयर के ज़रिए प्ले होता है और उस फाइल को रखने के लिए, उस वीडियो को रखने के लिए एक डेटाबेस होता है। तो कुछ भी हो, बहरहाल जो भी हो, तो वहाँ से भी ये जो लिंक है बेसिकली वो एक फाइल के वेबसाइट को, मतलब फाइल का जो एड्रेस है, यूआरएल को वो मैप कर रहा है। तो किसी एक लिंक पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो हम बेसिकली उस फाइल के एड्रेस पे ही हम जा रहे हैं जहाँ पे वो फाइल है। लेकिन उस फाइल को प्ले करने के लिए हो सकता है वो एक प्लेयर के ज़रिए प्ले हो, एक अम, एक डेटाबेस में उसका स्टोर हो और वापस फिर सर्वर जो है, जो क्लाइंट है वो वापस अपने मेन पेज में वापस आ सकता है। तो व्हाटएवर इट डज़ ऑन ए टीसीपी कनेक्शन। वो जो भी कुछ करता है अपने एस्टैब्लिश्ड टीसीपी कनेक्शन के आधार पे ही करता है। नेक्स्ट इज कि सर्वर पे अगर कोई कनेक्शन हो रहा है तो क्या-क्या इश्यूज हैं, सर्वर की तरफ से क्या-क्या इश्यूज हैं। हम लोग ये चीज़ देख लिया अभी कि क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है तो सर्वर के पास कैसे जाता है, सर्वर उसको किस तरह से प्रोसेस करता है। ऐसा हो सकता है कि एक सर्वर के पास बहुत सारे क्लाइंट हो ही सकता है, बिकॉज़ सर्वर इज़ मीन टू सर्व सो मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स। सो बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे। तो जब रिक्वेस्ट भेज रहा है तो इट मे हैपन दैट एक ही रिक्वेस्ट जो है वो मल्टीपल क्लाइंट से आ सकता है। दैट इज वी कैन हैव redundant request, that is same data from different clients, or we can have multiple clients requesting different request. This combination is possible. हम क्या बोले कि सर्वर के पास दो मुद्दा है कि एक है कि एक ही तरह का रिक्वेस्ट, दैट इज द सेम पेज इज रिक्वेस्टेड बाय सेवरल डिफरेंट क्लाइंट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अलग-अलग क्लाइंट्स जो है, मल्टीपल क्लाइंट्स जो है, वो वो अलग-अलग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट डेटा वो एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको वो कैसे हैंडल करता है, हाउ इट हैंडल्स। तो वो उसके पास 2 सॉल्यूशन है इसको हैंडल करने का। पहला है कि कैशिंग। तो एक तो सर्वर का अपना एक कैशे वो मेंटेन करता है, दैट इज़ व्हिच इज़ मीant टू सर्व द फ्रंट एंड ऑफ द सर्वर। और दूसरा जो सर्वर का पार्ट इज कॉल्ड द बैक एंड, जहाँ पे सर्वर का मेन स्टोरेज सिस्टम है। दिस इज द स्टोरेज सिस्टम, वी कैन से दैट दिस इज द बैक एंड, जहाँ पे उसका सारा बैकअप्स है। तो जब उसका फ्रंट एंड सफिशिएंट नहीं होता है, दैट इज व्हेन द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट हैंडी इन द फ्रंट एंड, देन इट मे गो फॉर द रिट्रीवल फ्रॉम द बैक एंड। तो इनिशियली सर्वर ये प्रयास करता है कि जहाँ तक हो सके जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो सारा रिक्वेस्ट जो है मैक्सिमम जो है वो कैशे से ही मुझे मिल जाए। और ये भी और एक चीज वो इम्प्लीमेंट करता है, कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी व्हाट इज थ्रेडिंग? थ्रेड मतलब जब एक प्रोसेस चल रहा है, जब एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रिक्वेस्ट एस्टैब्लिश हो रहा है, इट इज एस्टैब्लिश्ड ओवर टीसीपी कनेक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पांस। तो ये जो डेटा कम्युनिकेशन है इसको हम एक प्रोसेस की तरह ले सकते हैं। तो threads are the active instances of same process. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी वेबसाइट में लॉग इन किए हैं तो उसका किसी वेबसाइट को हम ब्राउज कर रहे हैं तो उसमें हम वेबसाइट से कनेक्टिविटी तो एस्टैब्लिश कर लिए हैं। जैसे ही कनेक्टिविटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्टिविटी अप टिल द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कनेक्टिविटी, जो भी छोटा छोटा इंस्टेंस हो रहा है, वट एवर द इंस्टेंसेस दैट इज बीइंग प्लेइंग within the control of the server, all those instances can be named as the process, or better to say that threads, and all those instances belong to a process. तो जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है वी कैन हैव मल्टी थ्रेड्स फॉर ए सिंगल प्रोसेस। तो एक प्रोसेस, हम प्रोसेसेस को अलग अलग थ्रेड में, हो सकता है कि सर्वर किसी एक क्लाइंट को किसी एक क्लाइंट का लॉगिन ले रहा है, वो एक लॉगिन फेज में है। हो सकता है उसी समय में कोई दूसरा क्लाइंट उसी सर्वर को उसी पेज को एक्सेस कर रहा है, बट इट मे बी इन द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सेसिंग दैट पेज इटसेल्फ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई दूसरा
क्लाइंट जो है वो टर्मिनेशन के स्टेट में पहुंच चुका है, तो हम सर्वर के एक ही पेज को एक्सेस करना या फिर मल्टीपल पेज को भी एक्सेस करने को, जो भी एक्सेस मैकेनिज्म है उसको हम छोटे-छोटे इंस्टेंसेस में तोड़ देते हैं। तो जो भी इंस्टेंसेस मतलब जिनका काम हो चुका है, दैट हैज गन टू इट्स मैच्योरिटी, उसको हम पैरेलल, फॉर एग्जांपल अगर इंस्टेंस 1 में अगर कनेक्टिविटी चल रहा है, हो सकता है तब तक भी इंस्टेंस 2 का जो दूसरा क्लाइंट कोई है जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसका हो सकता है किया हुआ है, हो सकता है उसका काम खत्म हो चुका है, एंड इन दैट केस इट विल बी रिलीजिंग दिस कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है उसको वो रिलीज कर रहा होगा। तो एक तरफ से सर्वर कनेक्टिविटी देता हुआ चला जाता है, एक तरफ से कनेक्टिविटी रिलीज करने की तरफ भी देखता है, बिकॉज इट, अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो उसका जो सिस्टम है वो ओवरबर्डन हो जाएगा, and for that it implements that is called the processing modules called threads। तो जो भी प्रोसेस दैट इज कनेक्टिविटी को सर्वर एक प्रोसेस की तरह देखता है और उस प्रोसेस को वो छोटे छोटे थ्रेड्स में बांट देता है, ताकि उसमें कौन सा प्रोसेस अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग कनेक्टिविटी इम्प्लीमेंट हुआ है, या फिर एक ही क्लाइंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेजेस को दैट इज एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो किस उस पूरा पूरा प्रोसेस जो है वो किस इंस्टेंस पे खड़ा है, वेदर इट इज एट द कंटिन्यूएशन फेज और इट इज एट द स्टार्टिंग फेज, और वेदर इट इज एट द दैट इज इन द लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेज, और इट इज एट द फेचिंग फेज की वो डाटा को फेच कर रहा है वो प्रोसेस का जो थ्रेड है। तो इस पूरे कनेक्टिविटी को वो छोटे छोटे इंस्टेंस में तोड़ देता है। तो पहला इंस्टेंस क्या है, जैसे ही कोई इंस्टेंस क्रिएट प्रोसेस आता है, तो पहला जो इंस्टेंस सर्वर क्रिएट करता है दैट इज द थ्रेड वो क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्व द नेम ऑफ द वेब पेज रिक्वेस्टेड। तो नेम रिजोल्यूशन क्या है, कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं, दैट इज कोई अगर वेबसाइट में इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर वो एक वेबसाइट देता है दैट इज http www dot, suppose he is entering xyz college dot edu, वो सिर्फ इतना ही वेबसाइट दिया, या फिर वो सिंपली दिया कि www.xyzcollege.edu, ये सिर्फ वो सिर्फ इतना ही दिया। तो ये सर्वर का काम है, ठीक है, क्लाइंट उसका एचटीटीपी रिक्वेस्ट की तरह उसको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, लेकिन ये सर्वर का काम है कि इस डोमेन, ये डोमेन नेम कंप्लीट नहीं है तो ये डोमेन का नाम, लेकिन ये किस फाइल को बिलोंग करता है, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड, इट हैज टू बी मैप्ड टू ए वेल डिफाइंड दैट इज यूआरएल। तो इसको किस तरह से मैप करेगा, तो वो http डॉट xyz college edu index.html, तो वो इस तरह से उसको मैप करेगा। HTML क्या है, उसका जो मेन दैट इज द यूजर्स का जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है किसी भी वेब पेज का, उसका जो यूजर है, मतलब उस वेब पेज को जो भी यूज करेगा या फिर उस वेब पेज का जो अथॉरिटी जिनके पास होता है उसका यूजर्स डिफॉल्ट डायरेक्टरी, तो उस वेब पेज को उसको मैप करना है। तो ये सर्वर कहाँ से लाया, तो सर्वर को, यूजर तो ये एंट्री किया लेकिन सर्वर को इसको पूरे डोमेन नेम में कन्वर्ट करना होता है। साथ में ऐसा हो सकता है कि जब वो कन्वर्ट करे, दैट इज व्हेन द इट इज गोइंग टू रिजॉल्विंग द नेम, ऐसा हो सकता है कि जो वेब पेज यूजर एक्सेस कर रहा है तो उसका हो सकता है कि लैंग्वेज जो है वो हो सकता है एक दैट इज नॉन इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब हो सकता है वो हिंदी में हो या फिर किसी और भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो सर्वर ये भी देखता है कि सर्वर जो पेज वो एक्सेस कर रहा है उस पर सेटिंग्स क्या लगा हुआ है, उस पर कन्फिग्रेशन इश्यूज क्या लगा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि उसका जो लेआउट है वो सिर्फ मोबाइल के लिए है, दैट इज वो पेज सिर्फ मोबाइल में देखने के लिए ही वो बना है, तो उसको मोबाइल की तरह ही उस पेज का लेआउट को, दैट इज मोबाइल का जो लेआउट होता है
उस लेआउट में ही उस पेज को प्रोड्यूस करेगा। एंड और हो सकता है कि उसका पेज में जो कुछ है कुछ खास स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ हो, दैट इज यूजर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ हो कि किस तरह का जो है यूजर्स उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसमें यूजर स्पेसिफिकेशन भी रहता है। तो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन टू ए पेज। और जब भी कोई पेज को वो रिजॉल्व करता है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन के साथ ही उस पेज को रिजॉल्व करना है। मतलब उसका एड्रेस पार्ट भी हो सकता है और हो सकता है उसका कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन भी मुझे रिजॉल्व करना है। पेज को किस लेआउट मुझे दिखाना है। यूजर तो सिर्फ पेज डाल दे, पेज का सिंपल एड्रेस डाल दे, लेकिन ये सर्वर के पास होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये पेज किस फॉर्मेट में है, उसका लेआउट क्या है। मोबाइल मोबाइल के लिए ही सर कुछ कुछ वेबसाइट बने हुए होते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट जो है सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बने होते हैं। उसको आप मोबाइल में अगर खोलिएगा तो डेस्कटॉप मोड में आपको खोलना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी शोड इन ए प्रॉपर वे। तो जब भी पेज रिजॉल्व होता है इट हैज टू बी रिजॉल्व इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। तो ये सब सर्वर का काम है कि उसको किस तरह से एक्सेस करें। नेक्स्ट कम्स की परफॉर्म एंड एक्सेस कंट्रोल ऑन द वेब पेज। दूसरा इंस्टेंस, ये एक ही प्रोसेस, एक टीसीपी कनेक्शन स्टार्ट हुआ, एक रिक्वेस्ट भेजा गया और एक रिस्पांस हो रहा है। तो एक रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में ये जो जो इंस्टेंसेस जो सर्वर के बीच में, दैट इज द प्रोसेस। जब तक सर्वर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेगा, पूरे थ्रेड से वो होते हुए नहीं चला जाएगा। हो सकता है वो सारा थ्रेड चाहिए या फिर ना चाहिए, लेकिन मोर और लेस दीज थ्रेड्स आर रिक्वायर्ड। तो वो एक्सेस कंट्रोल भी देखेगा कि ये पेज जो है वो जो यूजर उस पेज को रिक्वेस्ट किया है वो उसके एक्सेस में है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि द यूजर मे बी हैविंग दैट इज द क्लाइंट का जो है, जो क्लाइंट उस पेज को एक्सेस करना चाहता है वो उसके डीएनएस स्पेस में रजिस्टर्ड है या नहीं, या फिर उसके आईपी जो स्पेस है उसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं। मतलब ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लाइंट है वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, दैट इज प्राइवेट क्लाइंट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है, या फिर वो पब्लिक क्लाइंट है। हम किसको एक्सेस देना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द सर्वर कि वो पेज को किसको किसको एक्सेस देना चाहता है। एक्सेस मैकेनिज्म के ऊपर भी सर्वर चेक करता है। नेक्स्ट, वंस इट इज वेरीफाइड कि हाँ ये क्लाइंट इस पेज को एक्सेस कर सकता है, अब वो चेक करेगा कि वो पेज जो है उसके कैश में, दैट इज कैश में है कि नहीं, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज पेजेस जो है यहाँ पे स्टोर सर्वर अपने पास रखता है। तो कैश में अगर है तो कैश से ही वो उस पेज को सर्व कर देगा, अदरवाइज इट विल कंसल्ट द दैट इज डिस्क। ऐसा हो सकता है कि वो पेज जो है, जो कैशे में जो पेज है वो हो सकता है वो ऑब्सोलीट है। अब जो पेज पर जो पेज बनेगा उसमें चेंजेस आना है। सो इट में रन ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए न्यू पेज फॉर द रिक्वेस्टेड पेज। उस जो रिक्वेस्ट यूजर भेजा है उस पेज को फिर से क्रिएट करने के लिए हो सकता है उस प्रोग्राम को उसके अंदर कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम से उस पेज को फिर से क्रिएट करे और अपने कैश को अपडेट करे और साथ में उस पेज को फाइल में डिस्क में क्रिएट करके और रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स को भेजे, दैट इज क्लाइंट को भेजे। तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरह से उस पेज को कैसे में बिल्ड करेगा। हो सकता है वो एक स्टैटिक पेज हो या फिर हो सकता है वो डायनामिक पेज हो। इन केस ऑफ डायनामिक इट हैज टू बी रीबिल्ड द पेज। अगर वो पेज डिमांड करता है कि हर बार मुझे रीबिल्ड किया जाए, या फिर इंस्टेंसेस पेजेस का जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज कर रहा है, इन दैट केस इट हैज टू रीबिल्ड इट। तो वो डिस्क से जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से उस पेज को फिर से बिल्ड करेगा और उसको कैश में अपडेट करके तब वो क्लाइंट को दैट इज रिटर्न करेगा। डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स, किस फॉर्मेट में वो पेज जा रहा है। इन दिस केस वी नीड टू कंसल्ट दैट हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड द माइम। ऐसा हो सकता है कि वो माइम से कंसल्ट करे। इसके विषय में हम लोग देख चुके हैं ईमेल में। माइम इज द टेक्नोलॉजी इंटरफेस जिसके जरिए हम लोग किसी भी एक्सटेंशन है, एक तरह का मल्टी फॉर्मेट एक्सटेंशन है जिसके जरिए हम लोग अलग अलग तरह का जो डेटा है उसको हम लोग एस्की में कन्वर्ट करते हैं और वापस एस्की से उस डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज अ डेटा इंटरफेस जिसके जरिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी कन्वर्टेड एंड बैक कन्वर्टेड बैक टू फ्रॉम ASCII टू its own format, native format.
इट में ऑल्सो कम फ्रॉम द प्रोग्राम फाइल। ये जो जो फॉर्मेट जो है ये प्रोग्राम फाइल से भी आ सकता है, कि जिस तरह का प्रोग्राम उस पेज को क्रिएट कर रहा है उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन डाला हुआ होगा। अगर वो डायनामिक पेज, हम लोग बात करेंगे डायनामिक पेज के ऊपर, कि जिस तरह का प्रोग्राम उस पेज को क्रिएट कर रहा है तो वो किस तरह का फॉर्मेट में उस पेज को प्रोड्यूस करेगा। किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आ सकता है या फिर किसी और सोर्स से आ सकता है। मोर और लेस इट इज टॉकिंग अबाउट द फाइनल फॉर्मेट, final format of the page to be served। तो जिस फॉर्मेट उस पेज को सर्व करना है तो उस पेज का फाइनल फॉर्मेट के साथ भी आ सकता है। फाइनली इट रिटर्न्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। अब जब क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो हो सकता है कि टीसीपी कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिश हुआ है एंड ओवर दैट टीसीपी कनेक्शन वो जो क्लाइंट है वो मल्टीपल पेजेस को ट्रैवर्स कर रहा है। मतलब एक पेज को वो पहले निकाला और उस पेज से और फर्दर लिंक्स में वो जा रहा है। तो ये सारे लिंक्स जो है वापस उसी टीसीपी कनेक्शन में मैप होना चाहिए, जिस टीसीपी कनेक्शन से वो पूरा प्रोसेस दैट इज ब्राउजिंग द डायरेक्टली और ब्राउजिंग द डिफरेंट सब डायरेक्टरी और पेजेस ऑफ द सर्वर, उस पूरे प्रोसेस के दौरान इस टीसीपी कनेक्शन से ही वापस मैप होना चाहिए। चाहे वो किसी भी पेज से, एक पेज से उस पूरे वेबसाइट के किसी भी पेज में वो ट्रैवर्स करे, वो सारा पेजेस should be back mapped to the TCP connection that was initially established। तो ये रिटर्न रिस्पॉन्स भी सर्वर एक फेज है जहाँ पे सर्वर उसको पुराने टीसीपी से स्टार्ट किया है उसी टीसीपी से वो मैप करके रखता है। एंड फाइनली जब वो इस डेटा को रिटर्न कर रहा है, इट शुड मेक ए दैट इज एंट्री इन द सर्वर लॉग जस्ट टू कीप सम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रख सकता है। और हो सकता है कि वो उसके लिए रखे कि इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, एडमिन पर्पस स्टैटिस्टिक्स, या फिर हो सकता है कि वो आगे का परफॉर्मेंस, सर्वर किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, ये सारा डाटा उसको आगे के लिए चाहिए होगा टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वर और टू टेक केयर ऑफ द किस तरह से सर्वर काम कर रहा है। तो वो एक लॉग्स मेंटेन करता है, एक रजिस्ट्री मेंटेन करता है ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन जो है फॉर दैट पेज उसको अच्छा किया जा सके। These are the issues that is required to be taken care at the server level, क्योंकि सर्वर इन सब इश्यूज को वो देखता है। तो पहला हम लोग क्या देखें कि एक कैशिंग है। कैशिंग मतलब एक लोकल वो एक स्टोरेज रखता है जहाँ से मैक्सिमम पेज सर्व हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो कैश से ही सर्व हो जाए, डिस्क तक न जाए। बिकॉज डिस्क फेचिंग in any computer, disk fetch takes longer time, so it will linger the request response process। तो हर रिक्वेस्ट को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्स पाने तक। इसलिए उसका पहला प्रयास होता है कि सारा कैश हो। साथ में इस कैश में जो एक्सेस है उसको वो एक प्रोसेस के मल्टी थ्रेड पे बांट देता है। मतलब हर टीसीपी कनेक्शन को अगर वो एक प्रोसेस की तरह समझ रहा है तो अलग अलग क्लाइंट्स का अलग अलग इंस्टेंस हो सकता है। तो हर इंस्टेंस को वो एक मॉड्यूल्स में रखता है और मॉड्यूल्स जो है स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस में मैच्योर करते हैं। एट ए पर्टिकुलर टाइम हो सकता है कि मॉड्यूल मैच्योर करके टर्मिनेशन में पहुंच जाए, या फिर वो मॉड्यूल्स और फर्दर प्रोग्रेस कर आगे। सो इट टेक्स टू मेजर्स टू solve these two issues। One is the redundant request and is the multiple request। नेक्स्ट इज दैट इज कुकीज। क्यों चाहिए कुकीज? तो पहला कारण है कुकी का इसलिए क्योंकि जब एक क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है तो HTTP के जरिए ही आज के डेट में वेबसाइट, चाहे आप कहीं से भी कम्युनिकेट कीजिए, किसी भी दैट इज सर्विस को यूज कीजिए, आप मीडिया प्लेयर में प्ले कीजिए, किसी भी तरह का सर्विस यूज कीजिए ऑनलाइन, वो सारा कहीं ना कहीं HTTP सर्विस को ही वो यूज कर रहा है। हम देखेंगे तो HTTP is basically a stateless protocol। stateless मतलब कि जो जो सर्विस है वो जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सर्विस का जो बात है, तो सर्वर ये याद नहीं रखता है कि क्लाइंट कितना बार एक ही पेज को डिमांड किया है, या फिर ये कौन सा क्लाइंट है जो जो पेज को मॉडिफाई करते हुए
फॉर एग्जांपल आप अमेज़न के वेबसाइट में जाते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट को यूज़ किए, फिर दूसरा प्रोडक्ट को आप कार्ट में ऐड किए, दूसरा प्रोडक्ट को रिव्यू किए। तो क्लाइंट का बिहेवियर अक्रॉस द पेजेस कैसे हो रहा है, सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर क्लाइंट को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, या फिर क्लाइंट को यूज़र को का बिहेवियर, दैट इज़ उसका जो सेशन, या फिर उसका जो ब्राउज़िंग बिहेवियर, या फिर उसका जो आइडेंटिटी को मुझे अगर पता करना है, आई नीड समथिंग दैट वुड ब्रिज, दैट इज़ एक ब्रिजिंग का काम करे कि क्लाइंट एचटीटीपी जो कनेक्टिविटी है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, वो स्टेटलेस है। मतलब सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्लाइंट को वो याद रखे, लेकिन कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि क्लाइंट की हर चीज़ों को वो याद रख सके। मतलब सर्वर रिटर्निंग क्लाइंट्स को पहचान सके, या क्लाइंट के पास्ट बिहेवियर के आधार पे न्यू सजेशंस वो उसको दे सके, या फिर पास्ट सेशन के आधार पे न्यू सेशंस को वो एट मिनिमम ओवरहेड उसको एस्टैब्लिश कर सके। तो ये सारा मैकेनिज्म को, मतलब मोर और लेस वो क्लाइंट को या फिर क्लाइंट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सके। For that we need something that is called cookies. So what is a cookie? A cookie is a data containing name string. Basically वो एक नाम से उसमें कुछ नाम दिया हुआ होता है, name string that a server can associate with a browser. अब ब्राउजर में कौन बैठ रहा है, उस पर क्या काम कर रहा है, तो उस ब्राउजर से वो ब्राउजर किसी सिस्टम पे है और उस सिस्टम का अपना एक आईपी है। तो उस ब्राउज़र पे जो भी काम हुआ है, तो उस सर्वर को, उस ब्राउज़र से उस सर्वर को एक्सेस किया गया है। तो उस ब्राउज़र को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, या उस ब्राउज़र के इंस्टेंसेस को या एक्सेसेस को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, सर्वर एक नेम स्ट्रिंग का, एक डेटा पैकेट को यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड ए कुकीज़। तो कुकीज़ सर्वर बनाता है और उसको क्लाइंट पे ही वो पुश कर देता है। दैट इज़ क्लाइंट के ब्राउज़र में ही उसको सेट करता है कि आप इसको रखिए, आगे जब हमसे आप बात कीजिएगा तो आपको हम इसी से पहचानेंगे। सो दे आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पस एज़ टू आइडेंटिफाई ए सेशन। हो सकता है क्लाइंट एक सेशन में हो, तो क्लाइंट के सेशन को, वो कॉन्सिक्यूटिव पेजेस को ब्राउज़ कर रहा हो, तो लगातार नए-नए पेजेस में वो एक ही वेबसाइट के अलग-अलग पेजेस में प्रोडक्ट्स को वो सर्च कर रहा है, सर्फ कर रहा है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए भी कुकीज़ का इस्तेमाल होता है। तो क्लाइंट टू बिहेवियर ऑफ द, वो किस-किस तरह का मतलब प्रोडक्ट्स को वो देख रहा है, या फिर उसका उसका जो पूरे वेबसाइट पे उसका एक्टिविटी किस नेचर का है। तो एक ए डायनामिक सर्वर और ए बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग सर्वर कैन रिफ्लेक्ट द बिहेवियर, उसके बिहेवियर के आधार पे वो रिकमेंडेशन और सजेशन दे सकता है। सेकेंडली इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द रजिस्टर्ड यूजर। हो सकता है कि उस सर्वर में कुछ हम रजिस्टर्ड यूजर्स को रखे हैं जिसको वो फ्यूचर में पहचाने। सो इन दैट केस वी नीड a something that is to identify the returning client who is registered, जो कि रजिस्टर्ड है उसको हम रिटर्न कर सके, मतलब पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। एक होता है कि विजिटिंग क्लाइंट, कि कोई भी आया ब्राउजर में बैठा और एक वेबसाइट को विजिट कर लिया। एक होता है रिटर्निंग क्लाइंट, की वो रजिस्टर्ड है, वापस उसी रजिस्ट्रेशन से वो वापस उस सर्वर को पिंग कर रहा है उसी ब्राउजर से। इन दैट केस द सर्वर नीड टू आइडेंटिफाई दैट क्लाइंट। तो उसके लिए वो छोटा सा डेटा पैकेट का, वो डेटा स्ट्रिंग का वो इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। तो कुकीज आर ऑफर्ड बाय द सर्वर्स टू आइडेंटिफाई रिक्वेस्ट। तो वो रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहता है कि कौन कौन क्लाइंट जो है किस किस ब्राउजर से आइडेंटिफाई रिक्वेस्ट को वो भेज रहा है, फ्रॉम ब्राउजर्स, किस ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट आ रहा है, एंड स्टोर्ड बाय ब्राउजर। तो ये कुकीज किस पे रखा जाता है, ब्राउजर के जो डायरेक्टरी है, ब्राउजर का जो डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस है, उस प्रोग्राम का जो लोकल डेटाबेस है। ब्राउजर एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं हमारे विंडोज में या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपना एक डायरेक्टरी फोल्डर, प्रोग्राम का फोल्डर बना के रखता है। उस फोल्डर में कहीं ना कहीं एक सब फोल्डर में वो अपना जो कुकीज है उसको वो स्टोर करता है। ये कुकीज उसको देता कौन है, सर्वर देता है, ताकि फ्यूचर में जब आप आइएगा, आप इस कुकीज के रेफरेंस में ही आइएगा इन ए डायरेक्टरी दैट इज कॉल्ड कुकी डायरेक्टरी। तो ब्राउजर के पास एक कुकी डायरेक्टरी होता है, जहाँ पे वो ब्राउजर वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, गिवन बाय द सर्वर टू गेट इटसेल्फ आइडेंटिफाइड फॉर सब्सिक्वेंट बिहेवियर और सब्सिक्वेंट विजिट्स। cookies can persist and live across browser invocations। तो ब्राउजर को आप चालू कीजिए या ना कीजिए, या फिर आप एक बार चालू कीजिए क्लोज करके, आप एक सप्ताह बाद चालू कीजिए या फिर एक महीना बाद चालू कीजिए। इट डिपेंड्स, उस पे भी अलग अलग पॉलिसी है कि कुछ कुकीज जो है वो स्टैटिक कुकीज होते हैं, और कुछ कुछ कुकीज जो है वो डायनामिक कुकीज होते हैं। मतलब
persistent होते हैं, नॉन persistent होते हैं, मतलब बहुत दिन तक रहने के लिए होते हैं। और some cookies जो सर्वर देता है ब्राउज़र के पास, those are टेम्पररी, वो उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद कुकीज़ जो एक्सपायर कर देता है। So cookies can persist and live across browser invocations. कितना बार उस ब्राउज़र को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी वेबसाइट को विज़िट करने के लिए। तो ब्राउज़र पहले अपने कुकी डायरेक्टरी से जाएगा और जब भी सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, इट विल पुट द कुकी इन्फॉर्मेशन कि हम पहले भी आपसे कम्युनिकेट किए हैं, हम फिर से आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ये मेरा कुकी है जो आप हमको दिए थे। एंड विथ दैट द सर्वर विल आइडेंटिफाई दैट क्लाइंट एंड इट विल प्रोसेस इट अकॉर्डिंगली। और ये कुकी अगर चाहे तो यूज़र डिसेबल भी कर सकता है, क्योंकि कुकी को लेके एक इश्यू है कि ये कहीं न कहीं यूज़र्स की जो प्राइवेसी है, दैट इज़ द वेबसाइट जो विज़िट करने का प्राइवेसी है, या फिर जो वेब बिहेवियर या फिर सेशंस के ऊपर, या फिर यूज़र्स की आइडेंटिटी पे कहीं न कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई आपका ब्राउज़र की डायरेक्टरी में कोई अगर कुकीज़ रख दे रहा है, दैट इज़ कोई सर्वर अगर कुकीज़ रख रहा है और उसको कोई ऐसा वायरस प्रोग्राम अगर आपके सिस्टम में लग जाता है, और वो हो सकता है कि ब्राउज़र ब्राउज़र की डायरेक्टरी से उस कुकी से वो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर ले, दैट वायरस में एक्सट्रैक्ट, इट इज़ अ वायरस इज़ बेसिकली प्रोग्राम। दैट इज़ व्हाई दे पीपल, इसको लेके कंट्रोवर्सी है कि कुकीज़ जो है कहीं न कहीं एक सिक्योरिटी इश्यू है, लेकिन इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज़ द कम्युनिकेशन ऑफ एचटीटीपी, जो हमारा जो वेबसाइट पे कम्युनिकेशन होता है, वो स्टेटलेस है। मतलब वेबसाइट्स जो सर्वर्स हैं, उनको पता नहीं है कौन-सा क्लाइंट आ रहा है। टू आइडेंटिफाई, और हमारा जो वर्क कल्चर है, जो भी हम लोग डिजिटल मोड में जो भी चीज़ हम लोग एस्टेब्लिश किए हुए हैं, उसमें वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स, एंड फॉर दैट इट इज़ ए कंट्रोवर्शियल इश्यू। Cookies are created by servers and consumed by it only. कुकी सर्वर ही क्रिएट करता है, क्लाइंट के पास स्टोर रखता है, अपने पास भी उसका एक डेटाबेस रखता है, और क्लाइंट जब उसको वापस कम्युनिकेट करता है तो उसको सर्वर ही उसको यूज़ करता है। तो सर्वर हर रिक्वेस्ट और हर रिस्पॉन्स पे उस कुकी के ज़रिए ही क्लाइंट को आइडेंटिफ़ाई करेगा। जितना बार वो रिक्वेस्ट भेजेगा, जितना बार वो रिस्पॉन्स देगा, उस कुकी से ही वो उसको ट्रैक करते रहता है कि इसका सारा कम्युनिकेशन इस तरह से है। कुकीज़ आर ट्रीटेड एज़ डेटा। इसमें एक सबसे पॉजिटिव बात है कि कुकीज़ को हम लोग डेटा की तरह यूज़ करते हैं, नॉट एग्जीक्यूटेबल्स। ख्याल कीजिए कि एग्जीक्यूटेबल्स आर दोज़ प्रोग्राम्स दैट कम्स अंडर द अंडर दैट बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस और दैट कैन इंटरैक्ट विद अदर प्रोसेसेस रनिंग इन रैम। तो कुकी जो है एक तरह का डेटा है, स्टेल डेटा है, मतलब स्टेल नहीं, स्टैटिक डेटा है, जो ब्राउज़र के दैट इज़ डायरेक्टरी के अंदर, कुकी डायरेक्टरी में रहता है, स्टे करता है, जहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन को निकालने का संभावना है, बट इट इज़ नॉट ए वायरस। ये एक वायरस नहीं है। बहुत लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं, कुकी इज़ अ वायरस। नो, इट इज़ नॉट अ वायरस। इट इज़ अ डेटा, बट इट कैन बी exploited. The information stored in the cookie to identify the user can be exploited by a malicious program. किसी एक malicious program से उसको exploit किया जा सकता है। क्या होता है कुकी में कंटेंट, ऐसा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक कुकी में कंटेन अप टू 5 फील्ड, 5 फील्ड हो सकता है, लेकिन एक फील्ड उसमें मस्ट है, दैट इज द कंटेंट, ये वाला फील्ड। तो पहला है कि डोमेन, वो किस डोमेन से दैट इज किस डोमेन से वो कम्युनिकेट किया है। तो पर डोमेन 20 कुकीज, किसी एक डोमेन जो है अपना वो 20 कुकी किसी ब्राउजर में सेव कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सर्वर अनलिमिटेड कुकीज किसी ब्राउजर में सेव कर देगा, नहीं। वो अगर किसी डोमेन से फेच हो रहा है वो वेब पेज, तो वो अपना 20 कुकीज उसमें सेव कर सकता है। ऑल्सो द पाथ, दैट इज सर्वर्स डायरेक्टली पाथ, वो किस किस पेज को वो एक्सेस किया है। ऑल्सो द कंटेंट, कुकी को हमेशा आइडेंटिफाई होता है, या तो उस जो यूजर है उसको एक नाम दिया जाएगा, और या फिर उसको एक वैल्यू दिया जाएगा। मतलब नेम मतलब एक वैल्यू, एक आईडी, एक नंबर, कुछ भी। और ये कौन देता है? वो एक सर्वर देता है उस कुकी में। इट कैन एक्सपायर, उस कुकी का अपना एक टाइम होता है, दैट इज परसिस्टेंट हो सकता है, नॉन परसिस्टेंट हो सकता है। अगर परसिस्टेंट होगा तो लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए कुकी रहेगा। नॉन परसिस्टेंट होगा तो अपना एक टाइमिंग होगा, जिसके बाद कुकी एक्सपायर कर जाएगा और ऑटोमेटिक वो सिस्टम से हट जाएगा, या फिर उस कुकी को वो ब्राउजर यूज ही नहीं करेगा। दूसरा है कि कुकी में सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन रहता है, दैट इज कि वेदर द क्लाइंट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश सिक्योर कनेक्शन विद द सर्वर। So these are the fields that is generally used in the cookie
जिसके जरिए वो क्लाइंट का एक्सेस बिहेवियर, क्लाइंट का एक्सेस अथॉरिटी, क्लाइंट का सेशन, किस तरह का सेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है, रजिस्टर्ड सेशन, अनरजिस्टर्ड सेशन, ये सारा चीज कुछ जो है वो एक 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 फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल पाने के लिए वी यूज कुकीज। छोटा सा एग्जांपल कुकीज पे, यहाँ पे वी आर सीइंग दैट एक क्लाइंट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद सर्वर। तो मान लेते हैं कि एक क्लाइंट पे कोई एक बैठा है, जिस पे कोई फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोला हुआ है। तो क्लाइंट का जो कुकी डायरेक्टरी है उसमें फ्लिपकार्ट का आईडी सर्वर उसको दिया हुआ था, एंड दैट आईडी इज 1348। फ्लिपकार्ट का आईडी 1348 सर्वर अपने पास भी रखा है और अपने बैक एंड डेटाबेस पे, और क्लाइंट को भी देके रखा है। अब क्लाइंट पे जो यूजर बैठा है वो अमेजन का रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अमेजन का एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास, दैट इज सर्वर के पास जाता है। सर्वर्स जैसे ही एक नया रिक्वेस्ट आता है तो सर्वर क्रिएट्स ए यूजर आईडी, एक आईडी क्रिएट करता है जो कि उसका कुकी बनेगा, जो कि वो यूजर को आइडेंटिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है डीएनएस बदल गया। पहला डीएनएस था, पहले वेबसाइट था फ्लिपकार्ट, अब जो है वो अमेजन है। सो इन दिस केस इट विल क्रिएट ए डिफरेंट आईडी फॉर द यूजर, और उसको अपडेट करेगा अपने बैक एंड का जो उसका दैट इज जो उसका डेटाबेस है, जहाँ पे कुकी डेटाबेस है या फिर जो भी डेटाबेस है उसमें वो अपडेट करेगा, और इट विल रिस्पॉन्स द क्लाइंट विद द एचटीटीपी रिस्पॉन्स। और वो उसको एक सेट कमांड से उसको बोलेगा कि आप अपना कुकी सेट कर लीजिए 1706। आगे से आप जब भी कम्युनिकेट कीजिएगा, आप इस कुकी के संदर्भ में कम्युनिकेट कीजिएगा ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें। अब क्लाइंट के पास दो कुकीज है, एक फ्लिपकार्ट का, एक अमेजन का। अब वो जिसको चाहे यूज कर सकता है। तो अगेन द क्लाइंट स्टार्टेड कि वो एक कुकी को फिर से वो एस्टैब्लिश किया, दैट इज अमेजन को वो फिर से कांटेक्ट कर रहा है। तो 1706 से वो कम्युनिकेट किया। अब चूंकि कुकी से वो कम्युनिकेट किया तो उसको वो एक्सेस दिया। इनिशियली भी वो एक्सेस देगा, जैसे ही वो कुकी सेट होगा तो एक्सेस दे देगा, और बाद में भी वो एक्सेस देगा। सो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ द कुकी, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कुकी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज जैसे ही वो कुकी को देखेगा, it will the server will identify that this is the returning client with the returning request of that particular website, और उसको वो सर्व करेगा, एक्सेस देगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आईडी एंड द सब फील्ड्स, और भी जो जो फील्ड्स हम लोग देखे हैं में, उसके आधार पे उसको एक्सेस देगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड एक्सेस देगा, अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड एक्सेस देगा। अगर वो सिक्योर्ड कनेक्शन कनेक्टिविटी बनाना चाहता है सर्वर से तो वो सिक्योर्ड एक्सेस देगा। डिपेंड्स कि किस तरह का एक्सेस वो लेना चाह रहा है। तो ये कुकी और कुकी से क्लाइंट को स्पेसिफाई करेगा, और सर्वर जो है इस कुकी से क्लाइंट को आइडेंटिफाई करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट एंड द सर्वर एंड द कुकीज। Next is static and dynamic web pages. So when we communicate with a um, server, so it serves us with a page. A page that is being loaded within a server, it can be static और इट कैन बी डायनामिक टू। ये स्टैटिक भी हो सकता है और ये डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक कब होगा? जब उस पेज का जो कंटेंट दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ द पेज आर डिफाइंड बाय द डिफाइंड या फिर रीडिफाइंड हो सकता है जो पेज का ऑथर है उसके द्वारा। मतलब पेज का ऑथर अगर चाहे कि मेरे पेज का जो होम पेज है उसका जो ग्राफिक्स है, पहला जो कैनवा है या फिर ग्राफिक्स जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज किया। अगली बार कोई क्लाइंट उस पेज को विजिट करेगा, देखिएगा कि हाँ वेब पेज का जो है मेन बैकग्राउंड वो चेंज हो गया है। तो जब तक ऑथर चेंज नहीं करेगा, उस पेज का जो भी एलिमेंट है, वो वहाँ पे लिंक्स है या फिर नोटिफिकेशंस है या जो भी एलिमेंट है वो सारा एज इट इज रहेगा। मतलब सारा कंट्रोल ऑथर के पास है। पेज स्टैटिक है, यूजर जब भी एक्सेस करेगा वही स्टैटिक पेज बार बार उसको दिखेगा। और जब हम स्टैटिक पेजेस हम लोग यूज करते हैं व्हेन द users the web the writer of the page uses static page, it can use html, वो हो सकता है html यूज करे, xhtml यूज करे, xml extended markup language यूज करे, extended hypertext markup language यूज करे, xml that is extensible markup language यूज करे, या फिर xsl that is extensible style language यूज करे। ये सारा जो है स्टैटिक पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है। दैट इज आप पहले से पेज का स्टाइल फॉर्मेट सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। पेज को आप
बस डिजाइन कर दी, पेज बन गया है, अब उसको आप पोर्ट कर दिए या फिर होस्ट कर दिए किसी एक आईपी, किसी एक सर्वर पे, एंड द यूजर विल एक्सेस दैट पेज। और व्हेनेवर जब आप चेंज कीजिएगा तभी यूजर को वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज द पेज विल बी रिफ्लेक्टेड एज सच। दूसरे जगह पे दूसरा ऑप्शन क्या है, दैट इज आई कैन हैव अ डायनामिक पेज। सो a dynamic document is created when the content of pages may change from page to page, or the behavior of the page change। Basically I mean to say कि जब पेज का behavior हर browsing पे, हर request पे पेज का behavior change करे, in that case we cannot rely on the author itself कि वो हर बार पेज का, मतलब कोई ऐसा सिस्टम, कोई जो सिस्टम है जहाँ पे पेज का बिहेवियर क्लाइंट डिसाइड करेगा कि पेज को हम किस तरह से बिहेव करवाना चाहते हैं, या फिर वो जो सिस्टम है वो दैट इज द सर्विस इटसेल्फ विल डिसाइड कि वो पेज किस तरह से चेंज करेगा। In that case we cannot depend on the manual updatation of the page. For that we need something that is a program running at the server side or a program running at the client side, both हो सकता है, ताकि उस पेज को हम बना के दे सके, रेडीमेड उसको बना के दे सके, दैट इज द डायनामिकली उसको बना के दे सके। डायनामिक डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड बाय प्रोग्राम्स रनिंग ऑन सर्वर और ऑन ब्राउजर और इन बोथ प्लेसेस। इसीलिए हमें कुछ प्रोग्राम्स चाहिए जो कि सर्वर साइड में रन करें, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी चाहिए जो कि क्लाइंट साइड में रन करें, ताकि उस पेज को बना के दे सके क्लाइंट के रिक्वेस्ट। बिकॉज द पेज का जो एप्लीकेशन हो सकता है वो एप्लीकेशन ही डिमांड करे, या फिर क्लाइंट का एप्लीकेशन डिमांड करे कि क्लाइंट डायनामिकली उस एप्लीकेशन में जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल मैप में जाते हैं, सो आप गूगल मैप में एक लोकेशन को टाइप करते हैं, सो इट विल लीड यू टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। और इफ यू आर यूजिंग मोबाइल और आप या फिर किसी डिवाइस में यूज कर रहे हैं, उसमें अगर जीपीएस एनेबल्ड है, सो इट विल शो यू द बाय डिफॉल्ट कि आप कहाँ पे हैं और ये गूगल मैप पे कहाँ पे है। या फिर आप किसी एक मैपिंग सर्विस जो कि गूगल मैप से होस्ट है, किसी एक कंपनी का कोई मैपिंग सर्विस पे आप जाना चाहते हैं, तो वो मैप में कहाँ पे है, सो यू कैन लिंक दैट पेज टू द गूगल मैपिंग सर्विसेज, and within that page if you click that mapping service it will lead you on the Google map server on where you will see the location of the you will see the location where the company is physically located and the whereabouts, उसके आसपास के सब कुछ आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है, कैसा है। तो इस तरह का डायनेमिक बिहेवियर मतलब रन टाइम में जब वो पेज एक्सेस हो रहा है तब उसमें जो फीचर्स है वो निकाल के वो दे रहा है। इन दैट एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम एक पेज एक्सेस कर रहे हैं कि जब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, सो वो लोकेशन को वो किस तरह से बना के देगा, तो इट विल क्रिएट द फॉर्मेट, द प्रोग्राम विल क्रिएट, प्रोग्राम उसको एक्सेस करेगा, डेटाबेस से उस लोकेशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, जो भी ग्राफिक्स टेरेन सारा इंफॉर्मेशन, मैप्स पूरा उसके आसपास का सारा मैप्स निकाल के देगा, एंड इट विल सर्व द पेज। तो जैसे ही ये पेज देगा, हो सकता है कि उस पेज को प्रोसेस करने के लिए उस पेज में कुछ ऐसा एलिमेंट्स हो, कुछ ऐसे सर्विसेज हो, जैसे ही वो पेज प्रोसेस हुआ तो उसमें कुछ सर्विसेज हो, दैट इज यू कैन find the route from the nearest railway station to that location. So in that case the page may contain some applications, so in that case there should be a program at the browser side to run that application, so that the information contained within the page uh, uh, we can further go into the delve within the information contained within the page। जो भी information हमें सर्व हुआ है सर्वर के जरिए, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम हो दैट इज रूट फाइंडिंग, या फिर लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, या फिर 3D मॉडल, हो सकता है कि उस लोकेशन का 3D मॉडल हमको देखना है। तो ये सारा क्लाइंट के पास वो प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि लोकेशन एक बार मिल जाए तो उसका 3D मॉडल जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा उस पेज पे इंटरप्रीट करेगा, अगेन इट विल लीड टू ए फर्दर इन्वोकेशन ऑफ द रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर कि इसका 3D मॉडल मांगा जा रहा है, तो आप बना के भेजिए। अगेन ए प्रोग्राम में कम इनटू पिक्चर दैट विल रिट्रीव द 3D मॉडल फ्रॉम द डेटाबेस and will give the program to the requesting program that is asking for the 3D model, and it will be served to the page. Finally the page will come up with the 3D model. तो it depends कि किस पेज में किस तरह का एप्लीकेशंस इनबिल्ट डाला गया है, उस एप्लीकेशन को समझने के लिए आई नीड क्लाइंट साइड प्रोग्राम एंड
कोई पेज अगर डायनामिकली प्रोड्यूस करना है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्वर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, आई नीड सर्वर साइड प्रोग्राम्स टू create those pages dynamically, and this type of pages are called dynamic pages, क्योंकि ये बिहेवियर के आधार पे, पेज के बिहेवियर या फिर एप्लीकेशंस के बिहेवियर के आधार पे, रिक्वेस्ट बिहेवियर के आधार पे ये पेज का फॉर्मेट, लेआउट, रिप्रेजेंटेशन सब कुछ चेंज कर जाता है। सो वी कैन नॉट हैव दैट इज व्हाट मैनुअल चेंजिंग ऑफ पेज, कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। और आजकल लगभग हर पेज जो अमेजन में आप देखते हैं, जो हर बार आप जैसे एक तो कुकीज़ है और साथ में जो अपडेट जो होता है, दैट इज़ कोई भी एक कार्ट में अपडेट किए जब आप ऑर्डर करने जाते हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू द कार्ट पेज, again it is recompiled by a program, and the program, every time the program creates that page, it will consult the database, and the database it is updated कि वो प्रोग्राम का जो है इन्वेंट्री में वो कंसल्ट करेगा डिजिटल इन्वेंट्री को कि वो प्रोग्राम का वो जो प्रोडक्ट है वो खत्म हो चुका है, एंड इट विल रिफ्लेक्ट दैट द प्रोग्राम, वो जो सामान है वो खत्म हो चुका है, तब आप ऑर्डर नहीं कर पाते। सो इट इज़ डायनेमिक बिहेवियर। इसीलिए आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग या फिर जो ऑनलाइन सारा बिजनेस है, ये सारा डिजिटल फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करता है। गूगल वगैरह सारा डायनेमिक पेज हमें सर्व करता है। जो ड्राइव्स वगैरह जो भी है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी हो रहा है, ये सारे डायनेमिक पेजेस पे हो रहा है। सो वी एंड इट, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।